तो बेटा आज की क्लास में जो हमारी डिस्कशन है वो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसको रैट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, इसे शॉर्ट में हम नाम दे देते हैं रैट का। अच्छा, अब बेटा इस डेवलपमेंट के अंदर ये आजकल टेक्नोलॉजी ये आप कह सकते हैं कि हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इस एप्लीकेशन का इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है? इस टेक्नोलॉजी का बेटा फायदा ये होता है कि ये बेसिकली इसमें हम बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये हमारे लिए बड़ी जबरदस्त चीज होती है। ठीक है, वाटरफॉल वगैरह को हम सिंपल और स्मॉल प्रोजेक्ट के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को हम बेटा यूज करते हैं किसके साथ? बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेटा फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि ये जो हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, ये जो है वो बना ही इस तरह से है, डिजाइन इस तरह से किया गया है कि हम जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स क्या कर सकें बेटा, डील कर सकें। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर अगर हम बात करूं तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारे पास जो है वो, पहले तो इसके कुछ की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। तो बेटा जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है ना, उसके अंदर एक तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम चाहिए होती है। तो एक पॉइंट तो आप इसके साथ ये लिख सकते हैं कि मिनिमल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर बेटा हमारे पास जो है वो मिनिमल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात बेटा ये होती है कि पहले से लिखा हुआ कोड जो है वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि रैपिड एप्लीकेशन में होता ही है बेटा कि टीम को ना, हम बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में, पांच हिस्सों में, यानी टीम्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको चलो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाता हूँ कि जैसे लेट सपोज हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमें जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो बेटा होगा क्या? होगा ये कि अब उसके लिए मैंने लेट सपोज क्या कर लिया, मैंने चार टीम बना ली। टीम वन, टीम टू, टीम थ्री एंड टीम फोर। अब बेटा हुआ क्या कि जो भी मुझे काम करना है, जैसे एनालिसिस है, टीम वन जो है ना वो क्या करेगी, एनालिसिस भी करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा उसको हम क्या करेंगे, डिजाइन भी करेंगे। फिर बेटा उसके बाद हम जो है वो उसको कोड भी करेंगे, कोडिंग भी हो रही होगी साथ साथ। फिर उसके बाद बेटा टेस्टिंग भी हो रही होगी, और फिर उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस वाला काम भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक टीम एक काम करेगी। दूसरी टीम बेटा इसी तरह से वो भी क्या कर रही होगी, वो भी एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। तो इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, अलग अलग टीम्स के हवाले कर देंगे, यानी उसको ब्रेक कर देंगे चार पांच छह टीम्स के अंदर। जितना भी डिपेंड करेगा वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं आसान करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ऐसे समझ लो, समझने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे लेट सपोज मुझे बनानी है एक वेबसाइट। ठीक है, अब बेटा कोई बड़ी वेबसाइट है, कोई पोर्टल की आप बात कर लीजिए। बेटा जब मैं एक बड़ी वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ तो होगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी टीम जो है ना वो एक साथ ही वेबसाइट पे लग जाए। मैं रैपिड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। एक तरफ हमारे पास आ जाएगा बेटा जिसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। तो हम फ्रंट एंड की जो टीम है वो फ्रंट एंड डिजाइन करेगी। अब वो कोडिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, कोडिंग, मेंटेनेंस। फिर उसके बाद बेटा फिर हमारे पास होता है बैक एंड। सही है, यानी कि इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं डेटाबेस वगैरह बना रहे हैं उसकी। ठीक है, उसकी टीम अलग होगी। फिर इसके अलावा बेटा बैक एंड डेवलपमेंट भी होती है और बैक एंड पे डेटाबेस भी होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट की टीम अलग होगी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा डेटाबेस की टीम जो है वो अलग काम कर रही होगी। अब इन तीनों टीम्स को अलग अलग काम करके फाइनल पे क्या करना होगा, इन सब चीजों को मर्ज करना होगा। सही है, तो यहाँ पर एक जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो टीम होनी चाहिए ना, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड होनी चाहिए। ऐसी टीम को हम जो है वो सिस्टम में
नहीं रख सकते या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं रख सकते जिनके पास स्किल ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी वजह से बेटा इसके अंदर आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि भाई अगर मैंने लेट सपोज फ्रंट एंड बनाया और कस्टमर को नहीं समझ आया तो हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो एक सेपरेटली काम हो रहा है, इसीलिए इसको हम जो है वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं, कि आप काम को जो है वो डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। सो हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हाई होती है बिकॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोटोटाइप का। प्रोटोटाइप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सो एज कस्टमर्स कैन यूज द प्रोटोटाइप्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सही है बेटा। तो बेटा कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा होती है, और उसके ज्यादा होने का रीजन यही है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसकी हम एक प्रोटोटाइप बना के दिखा देते हैं, ताकि जो है वो कस्टमर को समझ आ जाए कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्या फाइनल प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर कस्टमर फीडबैक जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिल रहा होता है, ये वजह होती है जो हो कि हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट के लिए या जो भी कोई जो प्रोजेक्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है वहां पे से यूज किया जाता है। तो इसके साथ ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दिस मॉडल इज सुइटेबल, और ये पैरेलल में काम कर रहा होता है। इसके साथ अगर वो पूछ लेना, कभी कभी वो डेफिनेशन दे के भी पूछ लेता है ये कौन सी डेवलपमेंट है, तो ये पैरेलल में काम कर रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक टीम अलग काम कर रही है, दूसरी टीम अलग काम कर रही है, और लास्ट टीम अलग काम कर रही है, सही है। तो पैरेलल में बेटा यहाँ काम हो रहा होता है। सो दिस मॉडल इज सुइटेबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स। दिस मॉडल इज सुइटेबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स। सही है बेटा, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना ये बेहतर होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा किसी को तो पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। सही है जी, चले अब बात को आगे लेके चलते हैं बेटा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब हम बात करेंगे इसकी बेनिफिट्स के ऊपर। अच्छा बेटा, दिखा देता हूँ। अच्छा बेटा, इसके बेनिफिट्स के अंदर बात कर लेते हैं कि इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो एक तो बेटा ये कि इसका नाम ही रैपिड है ना, तो इसीलिए रैपिड है क्योंकि इसका ओवरऑल टाइम जो है वो हमारा कम कंज्यूम होता है। टाइम कंज्यूम कम होने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि टीम्स में डाटा काम जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो ये फास्टर डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट टाइम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, डेवलपमेंट टाइम जो है बेटा वो क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है।
फिर इसके अलावा जैसे कस्टमर क्योंकि फीडबैक दे सकता है डायरेक्टली, ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली हमें जो है वो क्या मिल रहा होता है, फीडबैक मिल रहा होता है। सो यू कैन से रैपिड फ्रीक्वेंट कस्टमर फीडबैक। ठीक है बेटा, तो रैपिड कस्टमर फीडबैक मिल रहा होता है। फिर इसके अलावा क्योंकि फीडबैक डायरेक्ट डायरेक्ट मिल रहा है, तो ये कि ये फ्लेक्सिबल होता है। इसके अंदर कोई चेंजेस चाहिए करने हैं, तो जैसे लेट सपोज भाई डिजाइनिंग भी चल रही है, एक तरफ जो है वो डेवलपमेंट भी हो रही है। तो अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार कस्टमर है, कस्टमर को अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो वो क्या करवा सकता है, चेंज करवा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो आप इसके साथ जो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं बेटा, वो ये कर सकते हैं कि इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, क्योंकि बेटा एज रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है बेटा वो चेंज हो सकती है। एज रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व फ्रॉम फीडबैक ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सही है बेटा, तो ये इसके क्या है, फीचर है, बेनिफिट्स हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पैरेलल डेवलपमेंट चल रही होती है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम्स आर डेवलप साइड बाय साइड। सिस्टम या पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स आर डेवलप्ड साइड बाय साइड। जी बेटा बोलो दानियाल। जी दानियाल बेटा बोलिए। अच्छा चैट पे भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। चैट पे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें, कोई मसला नहीं है। सही है बेटा, ये इसके क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए। अब इसके बेटा हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स के ऊपर। अब बेटा इसके ड्रॉबैक्स में क्या आएगा, ड्रॉबैक्स में बेटा ये आएगा कि ये बेटा मॉड्यूलर अप्रोच होनी चाहिए, यानी आपने प्रोग्राम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते टाइम आपने इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आपने ये मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, सो दिस मस्ट बी अ मॉड्यूलर अप्रोच। सही है बेटा, तो जो सिस्टम आप डेवलप करेंगे, सिस्टम अंडर डेवलपमेंट नीड्स टू बी मॉड्यूलर। सही है बेटा, एक बात ये याद रखें। फिर इसके अलावा बेटा क्योंकि टीम बाद में हम सारी चीजें इंटीग्रेट भी कर देते हैं, मर्ज भी कर देते हैं, और डेवलपमेंट क्योंकि हमें रैपिडली करना है, तो जो टीम हमारी होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सही है, सो यू कैन राइट द पॉइंट के नीड्स स्ट्रांग टीम्स ऑफ स्किल्स डेवलपर्स। सही है बेटा, और इसके अलावा एक और पॉइंट इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास ये बेटा छोटे प्रोजेक्ट के लिए
सुटेबल नहीं होता। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट सिंपल प्रोजेक्ट। सही है बेटा। तो ये पॉइंट आपने जो है वो समझना है। यार कॉस्टली तो कहेंगे डेफिनेटली। कॉस्टली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो टीम ज्यादा है और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ये सिस्टम यूज हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन कॉस्ट का जो ताल्लुक है वो यहाँ इतना मेंशन करना जरूरी नहीं है। रीजन उसका ये है कि यहाँ पर बेसिकली स्टेप्स के ऊपर बात हो रही है रादर देन के बजटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो इस तरह से बात अगर होती तो वो फिर मेंशन होता हमारे पास सिलेबस के अंदर कि कॉस्ट और इस तरह की बात, लेकिन उस तरह की बात हुई भी नहीं है। सही है बेटा। चले इसके अलावा हम लोगों ने प्रोग्राम टेस्टिंग कर ली थी। और अच्छा, टाइप्स ऑफ एरर्स मैंने आप लोगों को करवाए थे नहीं करवाए थे? मुसद्दिक जरा जल्दी से बताओ यार। तो बेटा एक कॉमन सी बात है, पहले बात करते हैं एरर के ऊपर। ठीक है बेटा, एरर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एरर का कॉन्सेप्ट बेटा ये होता है कि जब हमारे पास जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन नहीं आ रही होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि एरर होता है। यानी इसको नॉर्मली फिजिक्स वगैरह में भी सुनते हैं ना कि करंट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सही है बेटा। तो ये क्या कहलाते हैं? एरर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब एरर्स बेटा तीन तरह के होते हैं कॉमनली। एक बेटा हमारे पास होता है जिसे हम नाम दे देते हैं सिंटेक्स एरर, जो कि नॉर्मली आप लोगों को नजर आ रहा होता है। ठीक है। और सिंटेक्स एरर बेसिकली हमारे पास बेटा वो एरर होते हैं जो कि आपके ग्रामर के एरर होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आप इसके साथ ये बात लिख सकते हो कि एरर्स इन दी ग्रामर ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम बेटा क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा होता है। यानी मिसाल के तौर पर आपने हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखा, तो बेटा वो जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होगा, यानी जैसे मैंने पाइथन के अंदर कोई कोड लिखा या मैंने जो है वो जावा के अंदर कोई कोड लिखा, तो वो जो कोड बेटा मैंने लिखा होगा वो आपका सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। अब उसकी अगर मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक की एग्जांपल क्या दे सकता हूँ मैं? ग्रामेटिकल मिस्टेक की एग्जांपल ये हो सकती है सर, मुझे लिखना चाहिए था लेट सपोज प्रिंट इस तरह से स्मॉल के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट, कि मैं कोई एग्जांपल भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और मैंने गलती से लिख दिया इस तरह से। अब बेटा इन दोनों लाइंस में फर्क है या नहीं? लाइन नंबर वन और लाइन नंबर टू। तो लिखना चाहिए था मुझे इस तरह से और लिखा मैंने इस तरह से, तो ये क्या हो गया? दूसरा वाला पॉइंट गलत हो गया। रीजन बेटा क्या है? रीजन बेटा यही है कि हमारे पास जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो वो सिंटेक्स हमने क्या नहीं किया? फॉलो नहीं किया। जब हमने फॉलो नहीं किया बेटा तो ये क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। सही है। और ये कब डिटेक्ट हो जाता है बेटा? ये इंटरप्रीटर ही बता देता है। सही है। तो आईडीई सजेस्ट कर देता है कि ये क्या है, ये जो है वो एरर है। सही है। तो आईडीई ही बता देता है इसके अंदर
कि ये एरर आ गया, तो इजीली डिटेक्ट भी हो जाता है। यानी सोर्स कोड बेसिकली जो है ना वो रीड करके आईडी बता देता है कि भाई यहाँ पर आपने मिस्टेक की। सही है, तो ये सिंटेक्स एरर जो है वो हमारा इतना बड़ा मसला नहीं होता है एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए। अब बात को आगे लेके चलते हैं बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड टाइप ऑफ एरर कहलाते हैं बेटा लॉजिकल एरर्स। बेटा लॉजिकल एरर कौन से होते हैं? एरर्स इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एरर्स इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर बेटा जो एरर्स आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लॉजिकल एरर कहलाते हैं, क्योंकि आपने जो है ना वो वहां पे फॉर्मूला गलत लिखा होता है। अब इस ये जो है वो आप कह सकते हैं कि ये कंपाइलर या जो ट्रांसलेटर होता है वो नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि उसे तो नहीं मालूम कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। तो बेटा ऐसे जो एरर होते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड था कि आप लिख देते, चले फॉर्मूला लगा देते। जैसे आपने लेट सपोज कंप्यूटर के अंदर एरिया कैलकुलेट करना था, एरिया का फॉर्मूला हो जाता 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये होना चाहिए था। ठीक है जी, आपने क्या गलती करी भाई? आपने जो है वो प्लस की जगह क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया। आपने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू 3.142 प्लस रेडियस। अब कंपाइलर को तो नहीं मालूम कि आपने जो फॉर्मूला लगाया वो आपने गलत लगाया। तो ये लॉजिकल एरर्स होते हैं। इसके अंदर बेटा वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ रही होती है? गलत आ रही होती है। सही है, तो ऐसे जो एरर्स होते हैं बेटा ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये एरर जो होते हैं लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इनवैलिड वैल्यू आ रही होती है। सिंटेक्स एरर का जो प्रोग्राम होता है वो तो चलता ही नहीं है, क्योंकि सोर्स कोड के अंदर एरर निकाल लेते हैं, कंपाइलर बता देता है। लॉजिकल एरर का जब वो होता है तो कोड के अंदर, तो बेटा कोड चल जाता है लेकिन रिजल्ट सही नहीं मिल रहा होता। सही है। और एक बेटा लास्ट होता है जो कहलाता है रन टाइम एरर्स। बेटा रन टाइम एरर्स क्या होता है? कि ये जब आता है बेटा जब प्रोग्राम जो है वो हॉल्ट हो जाए। यानी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि ये सोर्स कोड तो नहीं है, वो कर सकता, सोर्स कोड में तो नहीं आइडेंटिफाई होता, लॉजिकल भी नहीं है, और इसकी कोई इनवैलिड वैल्यू भी नहीं आती, बल्कि क्या हो जाता है? प्रोग्राम ही हॉल्ट हो जाता है। सो प्रोग्राम में हॉल्ट यानी कि अजीब रुक जाएगा, या बहुत ज्यादा वैल्यू चलती रहेंगी, रुकेगा नहीं। सही है। या वो जो है वो प्रोग्राम इनवैलिड वैल्यूज देना शुरू कर देगा। सही है, तो ये इनवैलिड मतलब यहाँ पर ये कि वो एक एरर दे के रुक जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर बढ़ेगा नहीं। जबकि लॉजिकल के अंदर तो वैल्यू ही गलत आ रही होगी, चल सब जाएगा सही, लेकिन वैल्यू गलत होगी। रन टाइम के अंदर क्या होगा? रन टाइम के अंदर क्या हो जाएगा? हॉल्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे डिवाइडेड बाय जीरो, बिल्कुल ऐसे ही है। या आपने जो है वो काउंटर ही नहीं चलाया, वाइल का लूप चला दिया, काउंटर नहीं, काउंटर प्लस वन करना भूल गए। अब काउंटर प्लस वन नहीं हुआ तो लूप तो चलता ही रहेगा जब तक वो वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। सो अनएक्सपेक्टेडली और गो इनटू एन इनफाइनाइट लूप। सही है बेटा, तो इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? तो बेटा इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने जो, आपने लेट सपोज कोई कोड लिखा। ठीक है, आपने लेट सपोज आपने कहा भाई मैं वैल्यू डिवाइड करना चाह रहा हूँ, एक्स की वैल्यू आपने 4 रखी, वाई की वैल्यू जो है वो आपने 0 रखी, और आंसर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार मैं डिवीजन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और फिर आपने यहाँ लिख दिया कि हम इसे जो है वो प्रिंट करेंगे।
प्रिंट आंसर। तो ये जो कोड हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका रन टाइम एरर हो गया। अब ये पढ़ के जाना है आपने ताकि आपको पता हो। वो आपको क्वेश्चन दे के भी पूछ सकता है कि भाई बताइए इस कोड के अंदर रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है या सिंटेक्स एरर। ठीक है, ये वो कह सकता है करने को। अच्छा, अब इसके अंदर और एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे लेट सपोज आपने कहा भाई काउंट हमारे पास 1 है, फिर आपने बेटा व्हाइल का लूप चलाया। ठीक है, आपने कहा कि काउंट जब तक लेसर देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, और फिर आपने यहाँ लिख दिया लेट सपोज प्रिंट कंप्यूटर, यहाँ डू प्रिंट कंप्यूटर। अब बेटा ये कोड चल रहा है, अब ये चलता ही रहेगा क्योंकि काउंटर तो हमेशा छोटा ही रहेगा। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? तो दैट्स हाउ जो है वो आप क्या कर सकते हो कि ये रन टाइम एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब कुछ हमारे पास बेटा प्रोग्राम टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं बेटा कंप्यूटर के अंदर कि हमारे पास टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज क्यों इस्तेमाल करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लें प्रोग्राम टेस्टिंग। तो बेटा प्रोग्राम टेस्टिंग की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम टेस्टिंग करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बेटा जनरल यूज के लिए लॉन्च करने से पहले, यानी कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हो तो उसको लाजमी तौर पर टेस्ट करते हो। ये वैसे सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए भी है। चाहे आप गाड़ियों की बात कर लें, चाहे आप किसी प्लेन की बात कर लें, सही है, चाहे किसी ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसपोर्ट की आप एग्जांपल ले रहे हैं, सही है, तो उसको लाजमी तौर पे टेस्ट किया जाता है, सही है, ताकि हम जो है वो मेक श्योर कर सकें कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो भाई वो ठीक है, उसमें कोई जो है वो मसले मसाइल नहीं है। तो बेटा कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ अंडरस्टैंड करने। सो प्रोग्राम्स नीड टू बी। अच्छा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टेस्टिंग हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे एक तो आपने पढ़ा होगा ड्राई रन का कॉन्सेप्ट, आपने सुना होगा। ड्राई रन में भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि उसके अंदर कहीं कोई मसला आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, ठीक है, ताकि हमें वैल्यूज का पता चल जाए। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसे हम नाम दे देते हैं वॉक थ्रू। ठीक है, वॉक थ्रू बेसिकली एक फॉर्मलाइज वर्जन आप कह सकते हैं ड्राई रन का होता है, जिसके अंदर हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को वगैरह को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ जो बात लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, फॉर्मलाइज वर्जन ऑफ अ ड्राई रन। यानी ये बेसिकली फॉर्मलाइज वर्जन होता है किसका? ड्राई रन। यानी यहाँ पर भी आप ड्राई रन की तरह से ही काम कर रहे होते हैं, जैसे जिसे हम नॉर्मली ट्रेसिंग कहते हैं ना बेटा, ये वही कॉन्सेप्ट होता है कि हम यहाँ पर जो है वो वैल्यूज कोई अपनी मर्जी की कंसीडर कर लेते हैं, और या पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। ठीक है, जो डेवलपर्स होते हैं वो प्री डिफाइंड वैल्यूज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
अब इसके बाद हमारा था टेस्ट डेटा, वो मैंने आपको पहले ही करा दिया था, तो वो मुझे लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यार देखो, इसके अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आप बात कर रहे हो सूडो कोड लेवल के ऊपर, तो वो तो चला के नहीं देखते, वो हम मैनुअली देखते हैं। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि स्टेप इनटू का एक ऑप्शन होता है, ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो अपने कोड। सही है। अच्छा, अब उसके बाद बेटा एक चीज हो गई टेस्टिंग सिंपल, जो कि ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ड्यूरिंग कोडिंग चल रहा होता है। एक बेटा हमारे पास जो है वो टेस्टिंग होती है जब हम प्रोग्राम बना चुके होते हैं। ठीक है, यानी कि जब मैं सॉफ्टवेयर बना चुका होता हूँ, उसके बाद जो हम टेस्टिंग करते हैं वो कौन सी टाइप की है। यानी एक होता है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और एक होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, इसके ऊपर जरा बात करना जो है वो जरूरी है। तो उसके लिए बेटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आफ्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट, तो बेटा आफ्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है वो कौन कौन सी है, पहले तो मैं इनके नाम दे रहा हूँ। चले अब बेटा इनको वन बाय वन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखिए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, अब क्योंकि मैं चले यहाँ तो नहीं लिख रहा, मैं इसको नीचे इंडिविजुअली डिफाइन कर देता हूँ। देखें, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले हमें जो है वो ये पॉइंट क्लियर करना। बेटा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो टेस्टिंग होती है। अच्छा, अब इसके अंदर बेटा होता क्या है कि ये बेसिकली एक डिटेल टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि काम किस तरीके से चल रहा है। हम इसके अंदर लॉजिक्स वगैरह को देखते हैं, प्रोग्राम की मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स वगैरह को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इसके अंदर हम डिटेल एक ओवरव्यू करते हैं चीजों का। तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि इट इज द डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ हाउ ईच प्रोसीजर वर्क्स। सही है बेटा, तो हम यहाँ पे बेटा क्या कर रहे होते हैं। यार ये डेवलप होने की बात हो रही है सदिक। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आफ्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ डिटेल टेस्टिंग करते हैं हर इंडिविजुअल प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या चीज चेक कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, या जो भी आपने जो है वो प्रोग्राम डेवलप किया है, तो उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बेसिकली हमारे पास होती है स्ट्रक्चर एंड लॉजिक की। ठीक है, जो प्रोसीजर या प्रोग्राम के मॉड्यूल्स आपने बनाए होते हैं। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स द टेस्टिंग of structures and logic of every path।
थ्रू अ प्रोग्राम्स मॉड्यूल। सही है बेटा, तो ये कहलाता है बेटा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। स्ट्रक्चर चार्ट वगैरह जो होते हैं, यस, वो तो हमारे पास आते हैं बेटा बिल्कुल स्टार्ट लेवल के ऊपर। यानी जब हम बात कर रहे होते हैं ना, जब हम डिजाइनिंग फेज के ऊपर बात कर रहे हो। चले जी, ये हो गया आपके पास बेटा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अच्छा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बाद बेटा हमारे पास जो आता है वो आ जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा होगा, ब्लैक बॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम, ये बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, यानी इसकी डिटेल ज्यादा नहीं लिखनी होती है इसमें, बस ये है कि सिस्टम के अंदर क्या इनपुट हो रहा है और क्या आउटपुट हो रहा है, हम इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो बेटा कि मॉड्यूल के इनपुट और आउटपुट टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट मॉड्यूल्स इनपुट एंड आउटपुट। सही है बेटा, तो ये टेस्ट जो होता है बेटा ब्लैक बॉक्स टेस्ट कहलाता है। फिर बेटा इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नाम दे देते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बेटा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेट नाम से हमें क्लियर हो रहा है ना, तो इसमें हम बेटा करते ही हैं कि हम सेपरेटली जो मॉड्यूल्स लिखे हुए होते हैं उनको हम ये चेक करते हैं कि ये कंबाइन होके सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो इसका लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं। सो अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इस तरह से कर देता हूँ कि देखें बेटा, जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है कि मिसाल के तौर पे मैंने 3 अलग अलग मॉड्यूल्स बना लिए। अब इन तीनों मॉड्यूल्स को अगर मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ तो ये ओवरऑल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज को हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सही है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है बेटा ये हमारे लिए आप ये कह सकते हैं कि जो, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब हम रैपिड एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो टीम्स अलग अलग बनी हुई होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट होती है जहाँ पे हम अलग अलग टीम्स को काम करवा रहे होते हैं। जैसे डिजाइनिंग साइड है तो वो डिजाइनर अलग होगा, डेवलपर अलग होगा। तो जब डिजाइनिंग हो जाएगी ना बेटा, तो फिर हम उसको कंबाइन करेंगे किसके साथ, डेवलपमेंट के साथ। तो बेटा कंबाइन करके हम देखेंगे ये दोनों काम कर भी रहा है, क्योंकि हो सकता है डिजाइनिंग जो हुई हुई है वो डेवलपमेंट होने के बाद वो सही काम ना करे। सही है, तो ये चीज जो है वो मेक श्योर करनी होती है इसके अंदर हमें। तो बेटा इसके अंदर जो हम बात करेंगे ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर, सो आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ टेस्ट, या इसमें आप बात कर सकते हैं कि टेस्टिंग ऑफ एनी सेपरेट
टेस्टिंग ऑफ एनी सेपरेटली रिटन मॉड्यूल्स to ensure that they work together. To ensure that they work together. इसीलिए इसके साथ वर्ड भी ये यूज हुआ है जिसे हम नाम दे देते हैं बेटा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर एक पॉइंट आप और लिख लें इसके साथ कि अगर लेट सपोज कोई मॉड्यूल नहीं बना हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे मॉड्यूल 1 मैंने बनाया हुआ, मॉड्यूल 2 बनाया हुआ है, 3 नहीं बना हुआ, तो हम उसका एक डमी मॉड्यूल यूज कर लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा, यानी एक्चुअल में वो नहीं बना हुआ लेकिन एक डमी मॉड्यूल बना के हम यूज करते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं स्टब टेस्टिंग का। ठीक है, स्टब टेस्टिंग कहलाता है कि जिसके अंदर हम लोग किसी भी डमी को टेस्ट करते हैं किसी ओरिजिनल मॉड्यूल की जगह पे। सही है बेटा? तो आप इसके अंदर ये बात करेंगे कि इफ any of the modules if any of the modules have not been written yet, this can include stub testing, which makes use of dummy module for testing purpose. सही है बेटा? तो ये चीज जो होती है बेटा ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाती है। अब हमारे पास एक ओवरऑल टेस्टिंग भी होती है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि हम अलग अलग मॉड्यूल्स को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्लैक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ इनपुट आउटपुट देखते हैं, व्हाइट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम जो है वो ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर बेटा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नाम दे देते हैं कि एक होल सिस्टम टेस्ट किया जाता है कि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर बन गया है, क्योंकि देखें सॉफ्टवेयर बनने के बाद 3 स्टेजेस समझ लें अब इस तरह से हो गए कि पहले तो कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम बना रहे थे तो हमने छोटे मोटे टेस्ट कर लिए जिसको मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे हम कह रहे थे बाउंड्री टेस्ट, जिसे हम कह रहे थे नॉर्मल टेस्ट, डेटा एबनॉर्मल, वो टेस्टिंग हो गई ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलप होने के बाद बेटा 3 टेस्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के हो रहे हैं। व्हाइट बॉक्स में मॉड्यूल्स को चेक कर लिया, उनकी लॉजिक्स देख ली। फिर जो है वो ब्लैक बॉक्स के अंदर हमने ये देख लिया कि इनपुट आउटपुट सही हो रहा है, इसके अंदर जो इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही इनपुट जा रहा है, आउटपुट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। 2 आउटपुट एक्सपेक्टेड है तो 2 आने चाहिए, 3 इनपुट एक्सपेक्टेड है तो 3 इनपुट होने चाहिए। ये चीज ब्लैक बॉक्स में आ गई। फिर बेटा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया इंटीग्रेटेड, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो गई। ये हो गए पूरे प्रोग्राम के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के टेस्ट, जिसमें इनपुट आउटपुट भी हो गया, इंडिविजुअल लॉजिक भी चेक हो गई और इंटीग्रेशन भी चेक कर लिया हमने सॉफ्टवेयर की। अब जो हम बात करेंगे बेटा हम ये देखेंगे कि पूरा प्रोग्राम बनने के बाद जो सॉफ्टवेयर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसके अंदर कुछ होती है इन हाउस सॉफ्टवेयर हाउस टेस्टिंग, यानी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ही जो है ना लोग क्या कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर हाउस में जो है बेटा वो क्या हो रहा होता है, चेक हो रहा होता है, डेवलपमेंट टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है प्रॉपर। तो आप इसके साथ जो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आफ्टर
प्रोग्राम डेवलपमेंट इट इज टेस्टेड एज अ होल। सही है बेटा, ये टेस्ट किया जाता है, इट इज टेस्टेड एज अ होल। ठीक है बेटा। अब उसके अंदर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है वो कौन सी होती है बेटा? वो तीन तरह की होती है। एक बेटा हमारे पास कहलाती है जिसे हम नाम दे देते हैं अल्फा टेस्टिंग। एक बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसे हम नाम दे देते हैं बीटा टेस्टिंग। और एक बेटा हमारे पास नाम होता है जिसे हम नाम दे देते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके अंदर बेटा अगर मैं बात करूं अल्फा टेस्टिंग के अंदर, बेटा अल्फा टेस्टिंग के अंदर क्या होगा कि अल्फा टेस्टिंग जब की सबसे पहले यही होती है, सबसे पहले जो टेस्ट होता है बेटा वो यूज किया जाता है। सही है। और इसके अंदर हम क्या चीज चेक कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं जो डेवलपमेंट टीम होती है, यानी जो इन हाउस सॉफ्टवेयर हाउस की जो टीम होती है वो चेक करती है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है डेवलपर्स की तरफ से वो सही बना है नहीं बना। तो इसको ओवरऑल चेक कर रहे होते हैं। इसके अंदर ये नहीं हम बताएंगे कि क्या चीज चेक करते हैं, ओवरऑल चेक करते हैं, सब चीजें चेक होती हैं इसके अंदर। लेकिन कौन करता है ये मैटर करता है। सही है। सो प्रोग्राम इज टेस्टेड इन हाउस बाय द डेवलपमेंट टीम। सही है बेटा। ये आपका क्या कहलाता है? अल्फा टेस्टिंग कहलाता है। फिर बेटा बीटा टेस्टिंग होती है। ये आपने नोट किया होगा, जो बीटा वर्जन्स नहीं आते हमारे सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो लॉन्च होने से पहले एक जो है वो बीटा रिलीज आती है, तो वो उसी कैटेगरी के अंदर ही आता है बेटा। कि जो है वो हम जो है वो एक स्मॉल ग्रुप होता है जो चेक करके बताता है कि जो है वो प्रोग्राम सही चल रहा है नहीं चल रहा, या इसके अंदर जो है वो कोई मसले मसाइल हैं। ठीक है, ताकि जब हम इसको फाइनली लॉन्च करें तो फिर वो जो टीम होगी, यानी जब जनरल पब्लिक के लिए जाएगा तो उसके बाद जाने से पहले हमारा एक प्रोग्राम क्या हो जाए, टेस्ट हो जाए। ठीक है। सो इसके साथ आप ये बात लिख सकते हैं कि प्रोग्राम इज टेस्टेड बाय अ स्मॉल ग्रुप by a small group of users before it is released। सही है बेटा। फिर बेटा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, यानी कि कस्टमर की एक्सेप्टेंस इसमें बेसिकली हमारे लिए मैटर करती है कि जिस पर्पस के लिए बनाया था। जैसे मिसाल के तौर पे भाई आपने कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बात कर लें कि जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जूम है, जैसे इसी तरह की आपने कोई एप्लीकेशन बनाई। अब आपने चल तो रही है, सब कुछ सही चल रही है, लेकिन यूजर एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको। यूजर ने जो है ना उसको उसका पर्पस पूरा नहीं हो रहा, उसको शायद उसका इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा। चीजें सही हैं लेकिन उसके साथ एक्सेप्टेबिलिटी एक मैटर करती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल ले लें कि जैसे आप आईफोन लॉन्च होता है तो भाई मिसाल के तौर पे भाई उसके अंदर जो है वो कोई एरर नहीं है, लेकिन यूजर को पसंद नहीं आया बस। कोई भी वजह हो सकती है इसकी। ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहा है, या वो उसका जो है वो जीयूआई बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। तो इस तरह के बेटा इश्यूज भी होते हैं, तो ये किसके अंदर आ जाता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर आ जाता है। सही है।
तो इसके अंदर हम जो बात कर रहे होंगे ना बेटा, वो हम बात कर रहे होंगे, ओ सॉरी, इसके अंदर हम बात कर रहे होंगे कि कंप्लीटेड प्रोग्राम या इसको आप और शॉर्ट करके लिख लें अपने पास, टू प्रूव टू द कस्टमर दैट it works as required in the environment in which it will be used। सही है बेटा। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि जिस पर्पस के लिए इसको बनाया है उस एनवायरनमेंट में ये सही काम कर भी रहा है या नहीं। यार मुसद्दिक, बात ये है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जनरल पब्लिक ने कितने परसेंट एक्सेप्ट किया है। अब जो हम ऊपर वाले टेस्ट के अंदर बात कर रहे हैं ना, बीटा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग तो ये होती है कि वो देते ही हम लिमिटेड ग्रुप को है। अब वो लिमिटेड ग्रुप तो ये चेक करके बताएगा कि हाँ भाई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको आसान करता हूँ, इस तरह समझ लो कि जैसे मैं लेट सपोज एक व्लॉगर हूँ, मैंने एक व्लॉग बनाया, मैंने अपने घर में दिखाया कि भाई ये सही है या नहीं। अब मेरे घर में 10 12 8 5 जितने लोग हैं, चले 10 लोग की एग्जांपल ले लें, 10 लोग हैं, ठीक है, मेरे करीब के सर्कल में मेरे फ्रेंड्स 10 लोगों को मैंने दिखाया वो व्लॉग, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्टेड है, उनको जो है वो उसके अंदर पॉइंट सही लग रहे हो। लेकिन जब मैं उसको पब्लिकली लॉन्च करूंगा तो हो सकता है कि पब्लिक के लिए वो इतना वायरल ना हो, पब्लिक के लिए वो इतनी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो। तो समझ रहे हैं मेरी बात। तो जनरल लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है वो चीज एक अलग चीज होती है। सही है बेटा। चलें अब लास्ट एक चीज रह गई है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। और बेटा वो कहलाती है प्रोग्राम मेंटेनेंस। ठीक है जी। प्रोग्राम मेंटेनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? प्रोग्राम मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बनाने के बाद लॉन्च करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को बेटा मेंटेन किया जाता है, यानी उसके अंदर कोई एरर आ जाता है बाद में। यानी मिसाल के तौर पर आपने बनाया था 500 पीपल की, लोगों की सपोर्ट के लिए, अब हमारे पास जो है वो 5000 लोग हो गए, तो वो तो नहीं चलेगा सॉफ्टवेयर, उसके अंदर लोड बढ़ गया है, आपकी क्वेरीज इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, आपकी बैंडविड्थ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो हम उसे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। या अगर आप ये कहें कि जैसे मिसाल होता है ना, नॉर्मली हम फोन खरीदते हैं, हम देखते हैं यार हम 128 GB हमारे लिए काफी है, बाद में जो है ना वो 128 GB कम पड़ जाता है, तो वो तो अनफॉरसीन होता है ना, मतलब हमारे लिए वो एक ऐसा सरकमस्टांस होता है जो हमें पता ही नहीं होता कि भाई ये 1 साल के बाद मेरे लिए फोन बेकार हो जाए। तो अगर या तो आप प्रोडिक्शन अच्छी कर सकते हो कि हाँ यार नहीं मुझे चाहिए 1 TB का, मेरा काम ही डाटा का है, तो फिर तो ठीक हो गई बात। लेकिन ये होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज प्रिडिक्ट करना क्या है बेटा, मुश्किल होती है। तो आप इसके अंदर अब हेडिंग डालेंगे प्रोग्राम
मेंटेनेंस। अब प्रोग्राम मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, पहले तो इस पॉइंट को जरा समझ लेते हैं जल्दी से। बेटा एक बात तो याद रखें, प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता कि कोई पार्ट खराब हो गया जैसे मशीन का होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये होता है कि आपके पास डाटा का लोड बढ़ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ गई, फिर उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही। मैंने अब विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, अब नई विंडोज लॉन्च हो गई, विंडोज 12 मिसाल के तौर पे। अब वो जो है, वो मेरा जो प्रोग्राम है, जो वेबसाइट है, वो नहीं चल रही। ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर है वो नहीं चल रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके अंदर अपडेट सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसके साथ यही लिख सकते हैं कि प्रोग्राम्स, मतलब अगर वो ये पूछ ले तो आप आंसर कर सकते हो कि प्रोग्राम्स डू नॉट वेयर आउट, but they might not work correctly unforeseen circumstances। सही है जी। तो अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस के अंदर बेटा जो है ना, वो मसला आ जाता है। तो इसको तीन कैटेगरीज के अंदर बेटा करते हैं हम लोग। तीन तरह के इसके एरियाज होते हैं, तीन तरह से इसे डेवलप करते हैं। प्रोग्राम मेंटेनेंस को तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ एक होती है बेटा जिसे हम नाम दे देते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। एक बेटा हमारे पास कहलाता है जिसे हम नाम दे देते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। और एक बेटा हमारे पास कहलाता है जिसे हम नाम दे देते हैं एडॉप्टिव मेंटेनेंस।
ठीक है बेटा, तीनों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो करेक्टिव मेंटेनेंस बेटा ये होता है कि वो करेक्शन जो कि बेटा प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए आ रही है, तो इसको हम कहते हैं बेटा करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसके साथ आप पॉइंट जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, करेक्ट एनी एरर्स that appear that appear during यूज। सही है बेटा। तो जैसे कि कोई रन टाइम एरर होता है तो वो इसके अंदर आ सकता है, कि कोई ऐसा रन टाइम एरर आ गया जो कि आपने आपसे नहीं हैंडल हुआ था, तो उस टाइम पे अब आप चेक कर लेंगे। ठीक है, रन टाइम एरर पूरा लिख दें, यानी कोई ओवरलुक हो गया था इसलिए। फिर बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नाम दे देते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। इसके अंदर बेटा क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होती है। जैसे लेट सपोज भाई वेब पेज खुल रहा है आपका, लेकिन वेब पेज खुलने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, ये आपके पास आता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो इसके अंदर आप क्या पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, टू इम्प्रूव द टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स यूज। कोई एरर नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। ठीक है जी। इम्प्रूव स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है बेटा। लास्ट बेटा कहलाता है एडॉप्टिव मेंटेनेंस। एडॉप्टिव में ये होता है कि कुछ चेंजेस आपने करने, कि यार लेट सपोज मैं जो है वो कंप्यूटर के अंदर कोई काम कर रहा था, ठीक है, और उसके अंदर मुझे जो है वो कोई चीज न्यू टास्क ऐड करना है। यानी कि लेट सपोज मैं कह रहा था कि भाई मुझे जो है वो एक वेब पेज मजीद ऐड कर दो एक मेरी वेबसाइट के अंदर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर एडॉप्टिव मेंटेनेंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप लिखेंगे परफॉर्म एनी न्यू टास्क रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। ठीक है, यानी इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, एड वेब पेज ऑन कस्टमर्स वेबसाइट। ठीक है जी, या आपने उसके अंदर कोई और मजीद, हाँ वो कह सकते हैं ऐड न्यू प्रोग्राम बाय द कस्टमर, ये भी बोल सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये आपके पास किसके अंदर आ जाता है बेटा, ये आ जाता है आपके पास एडॉप्टिव मेंटेनेंस के अंदर। सो बेटा दीज ऑल आर मेंटेनेंस पॉइंट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमारा ये सारा हो गया है, तो पूरा चैप्टर ये आपका सर हो गया है कंप्लीट। अब इसके अंदर मुझे बताइए कि आप लोगों को कोई सवाल है, कोई इशू है। वैसे ये रिकॉर्ड हो गया है और मैं इसको कोशिश करूंगा कि अभी थोड़ी देर में ही पोस्ट भी कर दूं, ठीक है। तो आप लोग वहां से इसे देख लीजिएगा। ये जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, वैसे तो मैं अपनी क्लास मतलब जो ड्राइव का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ बेटा, उसमें ये मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज ही इंशाल्लाह ये मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहां से इसकी प्रिपरेशन कर लें, ठीक है बेटा। चलें आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।